हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मैथ्स बोल्ट। मैं हूं आनंद पांडे और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मैथ्स बोल्ट क्लासेस में। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि एमपी पटवारी के एग्जाम्स चल रहे हैं और ये जो बैच है वो एमपी पटवारी के लिए है और मैथ्स की स्पेशल सीरीज ये चलाई जा रही है जिसमें कि हम उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि पटवारी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्लास इसमें ऑलरेडी हो चुकी है और आज ये दूसरी क्लास है। तो जितने भी क्वेश्चंस हर एक शिफ्ट में जो भी पॉसिबल हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को मैं कराने की यहाँ पूरी कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ जुड़िएगा, इस सेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा ताकि आने वाले शिफ्ट में जिन भी बच्चों के पेपर्स हैं तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो सके। प्लस ये उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है जो कि आने वाली वैकेंसीज हैं एमपी में। ठीक है, तो बिना कोई वक्त ज़ाया किए हुए हम अपने काम पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, ये पहला सवाल है और बहुत ही उम्दा सवाल है, लेकिन फिर भी कोई घबराने की बात नहीं है क्योंकि अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चल रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, सवाल पहले देखते हैं क्या आया हुआ है। ये वही सवाल है जो कि एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना, देखिए सवाल क्या है। ए, बी और सी एक काम को 40, 60 और 80 दिनों में करते हैं। ठीक, फिर बोल रहा है कि ए, बी और सी 10 दिनों तक काम करते हैं और फिर ए उस कार्य को छोड़ देता है। क्लियर? बी और सी 4 दिन तक काम करते हैं और फिर बी उस कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, और फिर ए वापस आता है और ए और सी दोनों मिलके 8 दिनों तक कार्य करते हैं। तो पूछा क्या जा रहा है, तो कुल कार्य का कितना भाग शेष बचा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम सब जानते हैं कि एलसीएम टेक्निक से हम इस तरह के सवालों को करते हैं। तो आइए करते हैं। ठीक है, ए के लिए, बी के लिए और सी के लिए बात करें तो ए, बी और सी का कितने दिन में दिया है। ए 40 दिन में करता है, बी 60 दिन में करता है और सी 80 दिन में करता है। ठीक है, आई होप आप सबको वॉइस क्लियर आ रही होगी। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है ना, 40, 60 और 80, अगर इसका एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम आ जाएगा 240। क्लियर है? अब अगर मैं इसकी क्षमता के बारे में बात करूं तो क्षमता क्या आ जाएगा, 40 का 6 बार में, 60 का 4 बार में और 80 का 3 बार में। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन के बारे में। क्या बोला है, ए, बी और सी 10 दिनों तक काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए ए, बी और सी, अगर इसके लिए बात किया जाए ये 10 दिन तक काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कार्य क्या होता है, कार्य आपको पता है, कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता इंटू दिन, यही होता है, सभी को पता है। ठीक, तो देखो ए, बी और सी 10 दिन तक कार्य कर रहे हैं तो 10 दिन तक कार्य और ए, बी और सी की क्षमता, ए, बी और सी की क्षमता क्या हो गया, 6 और 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपके पास, 130। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया है, कार्य। उसी तरीके से बोला है, फिर क्या कहता है, ए उस कार्य को छोड़ देता है। ठीक है, मतलब 10 दिन कार्य करने के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। फिर क्या बोल रहा है कि बी और सी साथ में मिलकर 4 दिन तक काम करते हैं, बी और सी। ठीक है ना, ध्यान से देखते जाइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बी और सी कितने दिन तक काम कर रहे हैं, 4 दिन तक काम कर रहे हैं। तो बी और सी की क्षमता कितनी है, 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 4 इंटू 7 कितना हो गया दोस्तों, 28। समझ में आ रहा है? क्लियर? फिर उसके बाद क्या कर रहा है, फिर बी कार्य छोड़ देता है, ए वापस आता है और फिर ए और सी 8 दिन में काम करते हैं। तो ए और सी के लिए बात किया जा रहा है, 8 दिन तक काम करते हैं। ठीक है, तो ए और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए और सी मतलब 6 और 3 9। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 72। ठीक है, सवाल में क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, तो कुल कार्य का कितना भाग शेष बचा। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इनका टोटल योग कितना बन रहा है। अगर इसको योग करेंगे तो 8 2 10, 7 2 9, 9 3 12 और 1 13 और यहां पे हो गया 230। ये कितना हो गया, कार्य। समझ में आ रहा है? ये आपके पास क्या आया, कार्य। ठीक है, 240 आपके पास कुल कार्य है, 230 कार्य इन लोगों ने किया, तो शेष कितना कार्य बचा, 240 माइनस 230 कितना हो गया, 10। ठीक है, और यही पूछा है, तो कुल कार्य का कितना भाग शेष बचा, कुल कार्य कितना है, 240। अगर इसको कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कट गया, तो 1/24 मतलब 1/24 हो गया आपका आंसर। समझ में आया?
ठीक है, एक बार पूरा का पूरा आप सॉल्यूशन देख लीजिए। ठीक है, कहीं भी कोई परेशानी की बात नहीं। हमने एलसीएम टेक्निक लगाया, एलसीएम से हमने निकाली, ये कुल कार्य आया, ये इनकी क्षमता आ गई। ठीक, ए बी और सी के बारे में बोला है कि ये कितने दिन में कार्य कर रहा है, तो हमने इन सभी का कार्य निकाल लिया। ठीक, कार्य निकालने के बाद दोनों के कार्य का हमने अंतर निकाला तो 10 आ गया, और ये बताना है कि कुल कार्य में कितना शेष बचा था। तो 10 बाई कुल कार्य कितना हो गया, 240, मतलब 1/24 हो गया आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर एक थम्स कर दिएगा कि मतलब पता चल जाए कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। ठीक है ना, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अब दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। ठीक है ना, अगला सवाल है 5, 7, 9, 2, 6, 1, 4, 5, 3 और 8 के माध्य और माध्य विचलन का योग। बड़ा ही आसान सा सवाल है, या फिर ये है कि फाइंड द सम ऑफ मीन एंड मीन डेविएशन ऑफ दिस नंबर्स। ठीक है ना, क्या क्या है, मीन और मीन डेविएशन का आपको क्या बताना है, योग, सम बताना है। ठीक है, तो देखो अपने पास क्या दिया है, सबसे पहले तो हम पूरी वैल्यूज लिख लेते हैं, 6, 1, 4, 5, 3 और 8। ठीक है ना, इन दोनों का आपको सम बताना है। ठीक है ना, तो मीन क्या हो जाता है, मीन हो जाता है आपका सम बाई टोटल। ठीक है, इसको सम करते हैं, कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, 12 और 9 11, 12 और 9 21, 21 और 2 23, 23 6 29 और 1 30, 39 3 42 और 8 50। ठीक है, इसका सम करने पे कितना आ रहा है, 50। टोटल कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, टोटल 10 संख्याएं हैं, तो मीन अपने पास कितना आ गया, 5। ठीक है, इसको हम पहला पॉइंट कर लेते हैं, क्लियर। अब मीन डेविएशन क्या होता है, मीन डेविएशन आपको पता है कि हम मीन डेविएशन निकालने के लिए क्या करते हैं, जो भी हमारे पास ये मीन आया हुआ है उसको हम बारी बारी से सभी के साथ अंतर लेते जाते हैं। ठीक है ना, और कैसा अंतर लेते हैं, पॉजिटिव अंतर, मतलब धनात्मक अंतर। ठीक, और उसका सम करने के बाद, योग करने के बाद हम टोटल से डिवाइड कर देते हैं। ठीक, तो ये पहला आपके पास क्या आ गया, मीन। मीन डेविएशन निकालते हैं, मैं इसको एमडी लिख देता हूं, एमडी यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं, एमडी मतलब मीन डेविएशन। ठीक है, मीन डेविएशन क्या हो जाएगा, अंतर लेते जाएं, 5 में से 5 गया 0, 5 में से 7 गया 2। ठीक है, 5 में से 9 गया 4, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 6 गया कितना आपके पास हो गया 1, 5 में से 1 गया कितना हो गया 4, 5 में से 4 गया कितना हो गया 1, 5 में से 5 0, 5 में से 3 गया 2 और 5 में से 8 गया 3। ठीक है, क्लियर। ये आपके पास पूरे डिफरेंसेस का हो गया सम, और बाई टोटल, टोटल कितने हैं हमारे पास 10। ठीक है, इसको जोड़ते हैं तो देखते हैं 4 2 6 3 9 और 1 10। ठीक है, फिर यही चीज रिपीट हो रहा है, 4 2 6 3 9 और 1 10। ठीक है, मतलब 10 + 10 कितना हो गया 20, 20 बाई 10 ये कितना आ गया आपके पास 2। तो ये हमारा मीन कितना आया है 5, मीन डेविएशन कितना आया है हमारे पास 2, और क्या इन्हीं दोनों का मेरे को सम बताना है, योग। तो 5 और +2 कितना हो गया 7, और यही हो गया आपका आंसर। समझ में आया, यही सवाल पूछा गया है। ठीक है, देख लीजिए, बहुत ही शानदार सवाल है। ठीक, आई होप किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ठीक है ना दोस्तों, कॉन्सेप्ट अगर आपने पकड़ा हुआ है, कॉन्सेप्ट आपका अगर स्ट्रांग है तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें दिक्कत आनी है, लेकिन बाकी जो सवाल है उसको तो आप कर सकते हैं। ठीक, तो देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक, दोस्तों देखिए अगला सवाल, एक कक्षा में 20% बच्चे 8 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक है, 8 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों की संख्या 8 वर्ष के बच्चों का 2/3 है। ठीक, जो कि 48 है, तो कुल बच्चों का 50% कितना होगा। ठीक, अब इसको इंग्लिश में भी देख लेते हैं। इन अ क्लास 20% ऑफ चिल्ड्रन आर बिलो 8 ईयर्स ऑफ एज। ठीक ना, मतलब 20% बच्चे 8 साल से कम हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन एबव 8 ईयर्स ऑफ एज इज 2/3 ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ 8 ईयर्स ऑफ एज। मतलब वो बच्चे जिनकी उम्र 8 साल से ज्यादा है वो कितने हैं, 2/3 है उन बच्चों के जिनकी उम्र 8 साल की है, और वो बच्चे कितने हैं 48। ठीक है, तो आपको पता क्या करना है, कुल बच्चों का 50%। ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपके पास एक की लाइन दिया हुआ है ये। ठीक है, 2/3 चिल्ड्रन किसके, 8 साल ऑफ एज के, जिनकी संख्या 48 है। कहने का मतलब क्या है,
दिया हुआ है सवाल में कि 8 साल से जो बच्चे ज्यादा हैं वो कितने हैं, वो हैं आपका 2/3। ठीक है, 2/3 किनका है, उन बच्चों का जिनकी उम्र 8 साल की है। ठीक है, और जिन बच्चों की उम्र 8 साल की वो कितने हैं, 48। मतलब ये क्या हो गया, 8 साल से ज्यादा कितने बच्चे हो गए, 2/3 किसका, 48 का। ठीक, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 का 16 बार में जाएगा कितना, 32। मतलब कहने का मतलब कि 8 साल से ज्यादा जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 32। ठीक है, और 8 साल के कितने बच्चे हैं, और 8 साल वाले कितने बच्चे हैं आपके, 48। ठीक है, दो चीजें आपको यहां पता चल गई हैं। ठीक है, अब एक चीज यहां पे गौर फरमाइएगा, पहली ही लाइन में दिया हुआ है कि एक कक्षा में 20% बच्चे 8 वर्ष से कम आयु के हैं। ठीक, मतलब हमारे पास दो चीजें आ गई हैं, 8 साल से ज्यादा और 8 वर्ष के बराबर। ठीक है, और दिया है कि 8 साल से जो कम है वो कितने हैं, 20% है। ठीक है, 8 साल से कम जो है वो कितने हैं, 20%। तो कहने का मतलब कि अगर मैं इन दोनों का योग कर दूं, इन दोनों का अगर मैं जोड़ दूं तो ये कितने होंगे, 80% होंगे पूरे क्लास के। क्यों, क्योंकि 8 साल से कम जो है वो 20% है, तो बचे जो ये हैं इन दोनों का योग क्या होगा, 80% के बराबर। तो 32 + 48 कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 4 और 3 7 और ये 8। ठीक है, तो 80% जो है वो किसके बराबर है, इन दोनों की योग के बराबर। मतलब कितना हो गया, 80। मतलब कि 1% का वैल्यू कितना हो गया आपके पास, 1। ठीक है, तो कुल छात्र कितने होंगे, 100% होंगे। तो मतलब टोटल बच्चे कितने हैं आपके पास, 100। ठीक है, ये आपके पास कुल छात्र हो गए। अब इसी का आपसे पूछा जा रहा है 50% निकालना। 50% मतलब कि 100 का आधा, यानी कि 100/2 यानी कि 50 हो गया आपके पास आंसर। समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, 50% मतलब कि आधा, मतलब 100/2 कितना हो गया, 50। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। बेसिक सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जाम में आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे तो आधे से ज्यादा प्रॉब्लम यूं ही सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, बाकी इसी तरीके के सवाल हैं, आप जितना प्रैक्टिस करना है करते रहिए, सवाल देखिए और आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, घबराना नहीं है। दोस्तों देखिए, अगला सवाल जो है हमारा ट्रेन पर है। ठीक है ना, जैसा कि आप सवाल देख सकते हैं कि एक ट्रेन 186 मीटर पुल को, ठीक है, 18 सेकंड में पार करती है। ठीक, तथा 130 मीटर पुल को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। क्लियर, या अ ट्रेन क्रॉसेस 186 मीटर ब्रिज इन 18 सेकंड्स एंड 130 मीटर ब्रिज इन 14 सेकंड्स, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, आपको कुल मिला के क्या करना है, ट्रेन की आपको लंबाई बतानी है। ठीक, तो जब भी इस तरह से सवाल आए तो ध्यान से देखिएगा जो मैं तरीका बता रहा हूं। ठीक, दिया क्या है, पुल की लंबाई। ठीक है, दोनों में आपको पुल की लंबाई दिया हुआ है, तो ध्यान से देखिए। पहले केस में क्या दिया है कि 186 मीटर पुल को कितने देर में वो ट्रेन पार कर रही है, 18 सेकंड में। ठीक है, ध्यान से देखते जाइएगा, आराम से 1 मिनट सुकून से देख लो, फिर कोई भी टेंशन की बात नहीं रहेगी। ठीक, फिर बोला है कि 130 मीटर पुल को 14 सेकंड में पार करती है। मतलब ट्रेन जो है 130 मीटर पुल को कितने देर में पार कर रही है, 14 सेकंड में। ठीक है, हमें बताना क्या है, ट्रेन की लंबाई। ठीक, तो करना कैसे होता है, इन दोनों का आप अंतर ले लीजिए। 186 और 30 का अगर अंतर लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो गया 6, 8 में से 3 गया 5, मतलब ये हो गया 56 मीटर। इसका अंतर लेंगे, क्या हो गया, 4 सेकंड। कहने का मतलब कि 4 सेकंड में कितना हो रहा है, 56 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा, 14 मीटर होगा कि नहीं। ठीक है, 4 का 14 बार में हो गया 56। ठीक है, तो कहने का मतलब कि ट्रेन की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो कितनी है, 14 मीटर पर सेकंड। समझ में आया, यहां तक क्लियर है। ठीक, अब ट्रेन के आपके पास स्पीड आ गई। स्पीड का मतलब यही होता है कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय किया। ठीक है, 1 सेकंड में कितना दूरी तय कर रहा है, 14 मीटर, तो यही हो गई ट्रेन की स्पीड। ठीक, यहां तक मुझे लगता है कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। क्लियर, अब हमें बताना है ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई कैसे करेंगे, इस 14 को, ठीक है ना, आप इन दोनों में से किसी में भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड हमारे पास है, टाइम आपका इन दोनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, मान लीजिए मैं 14 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि 14 का स्क्वायर में पता है 196 होता है। ठीक है, तो देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा,
14 इंटू 14, ठीक है ना, 14 इंटू 14, ये आपके पास क्या है, स्पीड है, ठीक है, जो कि ये निकाले हैं, और ये क्या है, समय, ठीक है, ये है टाइम। तो ये कितना आ गया, 196 मीटर। क्लियर। लेकिन इसमें क्या दिया है कि ये जो पुल की लंबाई है, ठीक है ना, ये दोनों क्या है, पुल की लंबाई, ठीक है ना, पुल की लंबाई, ठीक है। तो 14 सेकंड में पुल की लंबाई कितनी है, 130 मीटर, लेकिन आ कितना रहा है, 196 मीटर। तो पुल से जो एक्स्ट्रा आ रहा है वही तो हुआ ट्रेन का लंबाई, ठीक है। तो इस 196 में 130 को आप माइनस कर दीजिए, ठीक है, कितना आ जाएगा, ये हो गया 6, 9 में से 3 हो गया 6, 66 मीटर, मतलब 66 मीटर आपके पास क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई। क्या है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो ये आपके पास आंसर हो गया, समझ में आया। आप इस 14 को आप चाहे इससे मल्टीप्लाई करिए चाहे इससे मल्टीप्लाई करिए, कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है। समझ में आया, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे तरीके से समझ लीजिए, ठीक है ना। बेहद ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, लेकिन अच्छा। अगला सवाल दोस्तों, ठीक है, ध्यान से देखिए। अगला सवाल क्या है, ये आपका नाव धारा वगैरह पे सवाल है। ध्यान से देखते हैं कि दिया क्या है, ठीक है ना। दोनों माध्यम से देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे हिंदी के लिए उनका है ये, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इंग्लिश स्टेटमेंट, ठीक है ना। देखिए, किसी नाव की शांत जल में, ठीक है ना, किसी नाव की शांत जल में, ठीक है, शांत जल में गति कितनी दी हुई है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। फिर बोला है अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में, ठीक है। अनुप्रवाह मतलब कि जब धारा के प्रवाह में, मतलब उसकी दिशा में होता है तब का, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत दिशा में जब होता है, उसमें नाव की गति का अनुपात कितना दिया है, 5:4। तो सवाल क्या पूछा है आपसे, धारा की गति बताएं, ठीक है, धारा की चाल बताएं, ठीक। दूसरा, अगर देखिए, द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर कितना है, 16 किलोमीटर प्रति घंटा। रेशियो ऑफ द डाउन स्ट्रीम एंड द अप स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 5:4, देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज क्या होगा। मतलब जैसा कि आपको पता है कि शांत जल को हम x से डिनोट करते हैं और धारा को हम y से डिनोट करते हैं, मान लेते हैं, ठीक है, शांत जल को x से, धारा को y से, ठीक है। सवाल में क्या दिया है, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का अनुपात दिया है 5:4, ठीक है, 5:4 दिया है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का, ठीक। तो हमें पता है कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, अगर डाउन स्ट्रीम को मैं u लिखूं तो u बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, और अप स्ट्रीम बराबर क्या होता है, x माइनस वाई। जहां पे x क्या है, शांत जल में धारा है, y क्या है, धारा की चाल है, ठीक है। तो धारा का इसमें शांत जल में कितना दिया है, 16 किलोमीटर, तो x का मान क्या है, 16, 16 और प्लस y बाई 16 माइनस वाई, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बस अपने को निकालना क्या है, इस y का वैल्यू, तो सॉल्व कर देते हैं। 4 इंटू 16 64 प्लस 4y बराबर 80 माइनस 5y, ठीक है। y को एक तरफ ले आते हैं तो 5 और 4 हो गया 9y बराबर 80 माइनस 64 कितना हो गया, 10 में से 4 6, 7 में से 6 1, ठीक है। तो y का जो वैल्यू आ जाएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 16/9, और ये हो गया आपके पास आंसर। समझ में आया, ठीक है। तो ये सवाल था आपका इस पे, धारा पे, शांत जल, नाव पे, जो भी आप कह लीजिए, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट आपको पता है तो कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक। हाँ, तो दोस्तों देखिए, अब अगला सवाल जो है थोड़ा इसमें ज्यामिति यानी कि ज्योमेट्री शामिल है, ठीक है ना। ज्योमेट्री का सवाल है ये, देखते हैं क्या है। एक बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है ना, वक्र पृष्ठ मतलब क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक, कितना है, 528 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक। यदि उसकी ऊंचाई, ऊंचाई दिया हुआ है कितना, 10 सही 1/2 सेंटीमीटर, मतलब 10 होल नंबर 1/2 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन मतलब कि आपको उसका वॉल्यूम बताना है, ठीक। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 528 सेंटीमीटर स्क्वायर if its height is 10 1/2 सेंटीमीटर, then find the volume of cylinder, ठीक है। बेहद ही आसान सा सवाल, सीधे सीधे जो जो चीज बोला गया उसको रखते जाना है और आगे आंसर बता देना, ठीक है। दिया क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है सिलेंडर का, तो हमें पता है सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, पाई 2πr/h, ये कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का, और कितना है 528 दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं,
2 इंटू 22/7, ठीक है। रेडियस के बारे में कुछ नहीं दिया है। हाइट दिया हुआ है कितना, 10 सही 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21/2, मतलब बराबर हो गया 528, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। अगर आप डिविजिबिलिटी रूल आपने सही से पढ़ा होगा तो आप इसको जान पाएंगे कि ये 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। 8 और 5 13, 13 और -2 हो गया 11, मतलब 11 से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो कैंसिल करके देखते हैं। 11 का 2 बार में, 11 का 4 बार में 8 बच गया, 8 और 8 मतलब 11, 8 बार में 88, ठीक है। 2 2 जा 4, 4 का कितनी बार में जाएगा, 12 बार में, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, कैंसिल बस करना है। 7 का 3 बार में हो गया, 3 का 4 बार में हो गया, तो यहाँ बचा क्या, 4 और 2, तो इसका मतलब रेडियस का मान कितना हो गया, 2 इंटू 4 मतलब क्या हो गया आपके पास 8। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 8, ठीक है। यहां से हमको सिलेंडर का रेडियस मिल गया है, ठीक। अब बताना है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का आयतन जो होता है, आप सब जैसे जानते भी होंगे कि आयतन का फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का, पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। समझ में आ रहा है। रेडियस हमने यहाँ से निकाल लिया है, हाइट भी दिया हुआ है, ठीक है। बस अपने को सॉल्व भर करना है। पाई का मान कितना होता है, 22/7, ठीक है। आर का स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 64, और हाइट कितना दिया है, 10 सही 1/2 यानी कि 21/2 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 7 का कितनी बार में जाएगा ये, 3 बार में। 2 का कितनी बार में जाएगा ये, 11 बार में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया, 64 इंटू 11 इंटू 3, 64 गुणे 11 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 704 इंटू 3 करेंगे, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21, मतलब वॉल्यूम आपके पास कितना आ गया, 2112 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपके पास फुल एंड फाइनल आंसर। समझ में आया दोस्तों, ये आपके पास इस क्वेश्चन का पूरा जवाब फुल एंड फाइनल, ठीक है। तो कैसा लगा, पहले आपको रेडियस निकालना था, रेडियस से फिर आपने आयतन निकालना था, आयतन आपके पास आ गया 2112 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो इसी तरह के कुछ सवाल दोस्तों पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। ज्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। प्रैक्टिस आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करते जाइए। आगामी शिफ्ट्स में, आने वाले शिफ्ट्स में आपको उसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। ढेर सारे क्वेश्चंस करवाए जा रहे हैं, करवाए जाएंगे, उसको आप प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार देखते रहिए, क्योंकि अगर मैथ्स और रीजनिंग अगर आपके पकड़ हो गई तो आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाना है, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट जरूर कर लीजिएगा, ठीक। तो दोस्तों ये कहा अपना अगला सवाल, जो कि आपको सामने दिख रहा है। 0.6, 1.8 और 0.36 का HCF बताना है, ठीक है ना। देखिए एक्चुअल में थोड़ा माइक होल्डर ये गिर गया है, मिल नहीं रहा है, तो इसलिए मैं माइक को ऐसे पकड़ के ही बता रहा हूँ, ठीक है ना। खैर कोई इश्यू की बात नहीं है। देखिए 0.6, ठीक है ना, 0.6, 1.8 और 0.36 का क्या बताना है आपको HCF। ये सवाल पूछा हुआ है पटवारी का, ठीक है। करना क्या है, सबसे पहले इसको आप भिन्न में कर दीजिए। ये हो जाएगा 6/10, ये हो जाएगा 18/10 और ये कितना हो जाएगा 36/100। क्लियर, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी अगर HCF निकालना होता है भिन्न का, तो ऊपर के जो होते हैं, ऊपर में मतलब अंश में जो संख्याएं होती हैं उनका हम क्या लेते हैं HCF, ठीक है। और जो हर में जो संख्याएं होती हैं, हर में जो संख्या होती है, इसका हम क्या लेते हैं LCM, ठीक है। और यही क्या होता है, भिन्न का HCF, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, अगर HCF आपको भिन्न का निकालना होता है तो हम ऊपर वाले का मतलब अंश का हम HCF लेते हैं और हर का LCM लेते हैं, ठीक है। तो 6, 18 और 36 का HCF कितना हो जाएगा, तीनों में क्या नंबर कॉमन है, 6, ठीक है। और 10 और 100 का LCM क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। तो इसका आंसर सीधे सीधे आ जाएगा 0.06। क्लियर, 6, 0 और पॉइंट। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये आपका सवाल था HCF और LCM पे बेस्ड। देखते हैं अगला सवाल क्या है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से दोस्तों अगला सवाल भी है, सेम डेसिमल वाला ही आया हुआ है, उसे भी हम देख लेते हैं, ठीक है। सवाल ये पूछा है 1.4 है, 3.5 है और 4.9 है, इसका आपको HCF बताना है, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले इसको भिन्न में हम कर देते हैं कन्वर्ट। 35/10 हो गया और ये 49/10, ठीक है। अब चूंकि HCF निकालना है भिन्न का, तो ऊपर वाले का हम HCF लेंगे और नीचे वाले का LCM लेंगे, ठीक है ना।
तो HCF ऊपर वाले क्या हो जाएगा, मतलब वो संख्या जो तीनों में कॉमन हो। कौन सी संख्या होगी, 7। ठीक है। उसी तरीके से नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा, 10। 10 और 10 का एलसीएम क्या होगा, 10। ठीक है। तो आंसर डायरेक्टली कितना आ गया, 0.7। ठीक है। आप ये चीज नोट कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि अगर कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो 10 सवाल अगर पूछे जा रहे हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात करूं, तो 10 में से आप 6 से 7 सवाल तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक। बाकी 3-4 सवाल जो रह जाते हैं तो वो थोड़े मुश्किल होते हैं, लेकिन उसको हम लास्ट में करते हैं अगर समय बच जाता है तो। लेकिन पूरी कोशिश करिएगा कि छोड़ना नहीं है। ठीक है ना। अब देखते हैं अगले सवाल पे कि अगला सवाल क्या है। दोस्तों ये सवाल जो है ये एजेस पे सवाल है, इसे भी देख लेते हैं, ज्यादा टफ सवाल नहीं है। ठीक है। ध्यान से देखते हैं। पी और क्यू की वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 3:5 है। ठीक है। 10 वर्ष बाद कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बोल रहा है कि पी की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है। द प्रेजेंट एजेस ऑफ पी एंड क्यू आर इन द रेशियो ऑफ 3:5। आफ्टर 10 years द रेशियो ऑफ द एजेस बिकम्स 4:5। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ पी। बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। देखिए प्रेजेंट एज कितना दिया है, प्रेजेंट और फ्यूचर ऐसे ही करके दिया है। ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा। प्रेजेंट और फ्यूचर मतलब वर्तमान और भविष्य में कितने साल का गैप है, 10 साल का। ठीक है। देखते जाइएगा ध्यान से। आप सबने कर भी लिया होगा। ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं। प्रेजेंट का अनुपात कितना दिया हुआ है, 3:5। ठीक है। और फ्यूचर का कितना दिया हुआ है, 4:5। ठीक है। अब यहां पे हम देखते क्या है, अंतर। 3 और 5 का अंतर क्या है, 2। 4 और 5 का अंतर क्या है, 1। तो अंतर को समान करना होता है। ठीक है। तो इस 2 का गुणा, मतलब अंतर को समान करने के लिए हम क्या करते हैं, तिर्यक गुणा कर देते हैं। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 2 का गुणा यहां भी हो गया, यहां भी हो गया, और 1 का गुणा इन दोनों में हो गया। ठीक है। तो आपके पास वैल्यू कुल मिला के क्या आ जाएगा, अगर हम नया चार्ट बनाते हैं तो P और Q का मान क्या आ जाएगा, 3 गुणे 1 हो गया 3, 5 गुणे 1 हो गया 5। ठीक है। 4 गुणे 2 कितना हो गया 8, और 5 गुणे 2 हो गया 10। ठीक है। अब सवाल क्या पूछा है कि P की वर्तमान आयु बतानी है। ठीक है। अब आप देख रहे होंगे कि ये 10 साल का गैप है। ठीक है। तो यहां पे देखिएगा इनके बीच का गैप कितना है, 8 में से 3 देखेंगे 5 है, 10 में से 5 कितना है, 5 है। ठीक। तो कहने का मतलब क्या है कि ये क्या है, 5 यूनिट है। ठीक है। और इसी 5 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। ठीक। तो ध्यान से देखेंगे 5 यूनिट का मान कितना है, 10। तो 1 का मान कितना हो गया, 2। समझ में आ रहा है। P की वर्तमान आयु पूछा है। P की वर्तमान आयु क्या होगी, 3 होगी। अगर 1 का मान 2 है तो 3 का मान क्या हो जाएगा, 3 × 2 मतलब हो गया 6 वर्ष या 6 साल। ये हो गया आंसर। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। देख लीजिएगा, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा। ठीक है। नोट कर लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने पूरा सॉल्यूशन है। अब दोस्तों देखिए एक दूसरा सवाल। ठीक है ना। कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस पे लेकर के है, मतलब अंकित मूल्य पे लेकर के है। दोस्तों एक काम करिएगा, अगर आपको सवाल अगर छोटे दिख रहे होंगे तो आप उसको थोड़ा जूम करके देख लीजिएगा। ठीक ना। सवाल देखते हैं, सवाल क्या है। एक व्यक्ति किसी वस्तु का अंकित मूल्य, ठीक है ना, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। ठीक है ना। यदि वह इसे 10% लाभ पर बेचता है तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें, मतलब आपको डिस्काउंट पता करना है। ठीक है। अ पर्सन मार्क्ड द मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% above the cost price. If he sold it at 10% profit, then what was the discount percent? मतलब कुल मिलाकर के सवाल में ये दिया है कि कॉस्ट प्राइस नहीं बताया गया है, बस ये बताया गया है कि जो अंकित मूल्य है वो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य से 40% अधिक है। ठीक है। तो देखिए हमें ये पता है, हमें देखिए बताना क्या है, डिस्काउंट प्रतिशत। ठीक है ना। और ये चीज हम जानते हैं कि डिस्काउंट प्रतिशत जो होता है या डिस्काउंट जो होता है हमेशा किस पे किया जाता है, अंकित मूल्य पे। ठीक है ना। तो ध्यान से सुनेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारा कॉस्ट प्राइस जो होता है, जो क्रय मूल्य होता है, वो कितना होता है दोस्तों, 100%। ठीक है ना। 100% ये क्या होता है हमारा कॉस्ट प्राइस। ठीक है। आराम आराम से देखते जाइएगा, सुनते जाइएगा, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। और यही अप्रोच आपको एग्जाम में भी रखना है। 100% क्या होता है, क्रय मूल्य हम सभी जानते हैं। बोला क्या है
कि अंकित मूल्य जो है वो कॉस्ट प्राइस का मतलब इस क्रय मूल्य का 40% ज्यादा है। मतलब 100 में 40% ज्यादा है, मतलब कितना हो गया 140% आपका क्या हो गया अंकित मूल्य। समझ में आया? ठीक है। अब एक और स्टेटमेंट दिया है कि इफ ही सोल्ड इट एट 10% प्रॉफिट, मतलब उसका जो लाभ हो रहा है, जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, वो हो रहा है 10%। मतलब 100 में 10% का लाभ यानी कि 110%। ठीक है, 110%। ये क्या है आपका, ये है आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया अंकित मूल्य और ये हो गया विक्रय मूल्य। समझ में आ गया? ये जो सवाल में दिया हमने इसको वैसा ही किया। बोल रहा है कि डिस्काउंट परसेंट क्या होगा। अब देखिए 140 में उसका अंकित मूल्य है और बेच कितने पर आया है 110 पे। ठीक है, तो कितने का गैप है, 30 का गैप है। तो मतलब डिस्काउंट कितना है 30। ठीक है ना, 30% या 30 आप जो भी कह लीजिए। ठीक, और पता है हमें कि डिस्काउंट जो होता है वो किस पे कैलकुलेट किया जाता है, इस मार्क्ड प्राइस में यानी कि अंकित मूल्य पे। तो डिस्काउंट हो गया 30 का, किस पे हुआ है 140 पे, और हमें प्रतिशत बताना है तो इंटू 100। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 इंटू 100 कितना हो गया 300/14। ठीक है, और कैंसिल करेंगे, 2 से जाएगा, 2 का 7 बार में और 2 का 150 बार में। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 21/3/7%। ठीक है, ये रहेगा आपका आंसर, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर है? तो ये दोस्तों बेहद एक अच्छा सवाल था, ध्यान से देख लीजिए। सॉल्यूशन बड़ा नहीं है, सवाल का स्टेटमेंट थोड़ा बड़ा दिया गया है। ठीक, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ये दोस्तों एक अच्छा सवाल है। ठीक है ना, सवाल को मैं पढ़ देता हूं, ध्यान से देखिएगा कि सवाल पूछ क्या रहा है। ठीक है ना, और जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीकों को ध्यान रखिएगा ताकि अगर कभी इस तरह का सवाल दिखे तो आप आसानी से कर सकें। ठीक है, सवाल क्या है देखते हैं। एक पिता अपनी संपत्ति का 1/3 भाग, ठीक है ना, कितना भाग दे रहा है 1/3 भाग पहले पुत्र को तथा 1/7 भाग, ठीक है, दूसरे पुत्र को देता है। ठीक, फिर बोल रहा है कि तथा शेष धन को 1:2:5 के अनुपात में 3 बैंकों ए, बी और सी में जमा कर देता है। ठीक, यदि कह रहा है कि बैंक सी में 1,12,200 रुपए, 11,000 नहीं 1,12,200 रुपए जमा किए गए हों तो पहले पुत्र को कितना मिला। ठीक है, तो कुल मिलाकर केस ये है कि 2 पुत्र हैं किसी पिता के, ठीक है, दोनों में कुछ राशि देता है और जो शेष बची हुई राशि है उसको 3 बैंकों में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है, तो ये पता करना है कि पहले पुत्र को उसने कितना धन दिया होगा। ठीक है, अब जब कभी भी इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आपको अप्रोच क्या रखना है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, बोला है कि 1/3 भाग, ठीक है ना, और यहाँ पे 1/7 भाग। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा कि जब कभी भी इस तरह से भिन्न में दिया हो तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम। ठीक है ना, लघुत्तम समापवर्ती निकाय, ठीक है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। 3 और 7 का एलसीएम कितना आता है 21। ठीक है, तो ये हम मान लेंगे कि ये क्या है कुल संख्या। ठीक है ना, मतलब कुल संख्या ये है। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइएगा। मतलब जब भी आपके पास 1/3 और 1/7 होगा तो हम उसका क्या ले लेंगे, हर का हम एलसीएम ले लेते हैं जो कि आया है 21। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको रीजन समझ में आ गया होगा कि 21 कैसे आया। ठीक है, तो देखिए मतलब टोटल अमाउंट मान लीजिए उसके पास 21 है। ठीक है, तो देखिए अब मैं इसको बारी बारी से अब मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, पहले पुत्र को, ठीक है, पहले पुत्र को कितना दिया इसने 1/3 भाग, तो 21 का 1/3 भाग कितना हो गया 7। समझ में आया, 21 गुणे 1/3 हो गया 7। दूसरा भाग दोस्तों कितना हो गया, दूसरा भाग कितना है 1/7। 21 का 1/7 करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। समझ में आया, मतलब 21 में से 7 भाग हो गया पहले का, तीसरा भाग हो गया दूसरे का। ठीक, अब शेष जो बचा हुआ भाग है, शेष बचा हुआ भाग कितना हो गया, 21 में से 7 और 3 गया मतलब 10 गया, तो बचा कितना, तीसरा भाग अगर मैं बोलूं तो वो तीसरा भाग कितना है 21 माइनस 7 और 3 10, कितना हो गया आपके पास 1 और 1 11। ठीक है, गोविंदा और उसकी संजय दत्त की मूवी थी 1 और 1 11, लेकिन उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इस संख्या के बारे में बात हो रही है। ठीक है ना, ये हो गया 11। ठीक है, मतलब तीसरा जो राशि है, जो बचा हुआ राशि है वो कितना है 11।
अब इसी 11 वाली राशि को किस में डिवाइड किया गया है? 3 बैंकों में, ए, बी और सी में बांटा गया है, और ये 3 बैंकों के नाम है, ठीक है ना। किस अनुपात में बांटा गया है? ध्यान देखिएगा, 1:2:5 में, ठीक है ना। 3 बैंकों में 1:2:5 में बांटा गया है, ठीक है। बची हुई राशि कितनी थी? 11। 3 बैंकों में इसी राशि को 3 बैंकों में 1:2:5 में बांटा गया है, पहले पुत्र का पूछ रहा है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि बैंक सी में, मतलब किसमें? बैंक सी में कितना अमाउंट है? 11,000, 1,12,200, 11,000 नहीं, 1,12,200, ठीक है। तो बस चीजों को समझिएगा, मतलब 5 का मान कितना दिया हुआ है? 1,12,200, ठीक है। समझ में आ रहा है? अब इसके बाद जो मैं बताने जा रहा हूं उसके लिए थोड़ा कॉमन सेंस यूज करिएगा, ठीक। अगर 5 का मान ये है तो 1 का मान कितना हो जाएगा? मुझे बताना है पहले पुत्र का ना, अब देखते जाइएगा, बस स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा। 1 का मान कितना हो जाएगा? 1,12,200, ठीक है, बाई 5, ये 1 का मान हो गया, ठीक है। कुल कितना है? कुल आपके पास कितना है यहाँ पे? 5, 2, 7 और 1, 8, ठीक है। इसका कुल सम कितना है? 8। तो अगर 1 का मान इतना है बटे 5 करके, तो कुल का मान कितना हो जाएगा? 8, ठीक है। अब ये जो है ये आपके पास इसका मान आया है, और ये किसके बराबर है? 11 के बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान फिर कितना आ जाएगा? बटे 11, ठीक है। अब 1 यूनिट का मान अगर इतना आ गया है तो हमें पहले पुत्र का पता करना है। पहले पुत्र का कितना यूनिट है? 7 यूनिट। तो 7 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? इंटू 7, ठीक है ना। आप इसको इस तरह से समझिएगा कि जो मैथमेटिक्स में आप यूनिटरी मेथड समझे होंगे, सीखे होंगे, कि जैसे मान लीजिए कि अगर 10 आम का दाम अगर 20 रुपए है, ठीक है, तो 1 आम का दाम कितना हो जाएगा? 20/10 यानी कि 2 रुपए, ठीक है। ठीक यही कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे फॉलो किया, ठीक है। मैं एक एक यूनिट का निकालते गया हूं और फिर बारी बारी से मल्टीप्लाई करते गया हूं, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, ध्यान सुनिए। 5 यूनिट का मान दिया है, कितना आ रहा है? 1,12,200। तो 1 का मान कितना आ गया? 1,12,200, ठीक। फिर उसके बाद ये 1 यूनिट का मान आया है, तो कुल कितने हैं? 8 यूनिट। तो 8 का मान कितना आ गया? इंटू 8, ठीक। अब ये जो है ये किसके बराबर है? 11 के बराबर, क्योंकि 11 ही इन तीनों में बटा है। तो अगर 11 का मान आपका ये है तो 1 का मान कितना आ जाएगा? बटे 11 हो जाएगा, ठीक। अब 1 यूनिट का मान जब आपके पास ये आया है पूरा का पूरा, तो पूछ रहा है कि पुत्र का, मतलब पहले पुत्र का कितना होगा, तो इंटू हम कर देंगे 7। समझ में आया, ठीक। अब यही हमारा, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक। देखते जाइए कितना हो जाएगा 11 का, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। देखिए 11 का एक बार में, ठीक है, फिर हो जाएगा 11 का 2 बार में 22 और फिर 0 0, ठीक। अब उसके बाद देखिए 5 से भी जा सकता है, तो 5 का 2 बार में 10, ठीक है, और फिर 5 का 4 बार में और ये 0, ठीक है ना। तो 2040 इंटू 8 इंटू 7 यानी कि 56। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो धन राशि आ जाएगी जो कि उस पिता ने अपने पुत्र को दिया था। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बहुत ही अच्छे ढंग से बताया, बस इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ये 21 कैसे आया है। शुरुआत हम तब करेंगे, कैसे करेंगे कि 1/3 और 1/7 दिया है, तो जो हर में संख्या दी हुई है हम उसका ले लेंगे एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती निकाय, ठीक है ना। समझ में आ रहा है? 21 आ गया। इसके बाद जो सॉल्व किया है, आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सवाल कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बेहद अच्छा सवाल पूछा गया था एमपी पटवारी के मॉर्निंग के शिफ्ट में, ठीक है ना। तो इसका आप अच्छे से नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल के ऊपर। दोस्तों देखिए अगला सवाल जो है ये ट्रिग्नोमेट्री का है, ठीक है। जैसे कि सवाल दिया हुआ है, a sin 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 1/1 प्लस tan 45 डिग्री। तो a का मान ज्ञात करना है। बेहद ही सरल और बहुत ही शानदार सवाल भी है, ठीक है। सीधे सीधे हमको a का वैल्यू फाइंड करना है, तो वैल्यू रखते जाए। sin 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2, ठीक है। cos 60 का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है, और चूंकि स्क्वायर दिया है तो 1/4 हो गया, ठीक है। बराबर क्या हो गया? 1/1 प्लस tan 45 का वैल्यू कितना होता है? 1, ठीक है। तो 1/1 प्लस 1 मतलब हो गया 1/2, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये -1/4, वहां जाके +1/4 हो जाएगा। तो मतलब हो क्या गया? a इंटू 1/2, ठीक है, 1/2 प्लस 1/4, ठीक है।
अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 नीचे हो गया, 2 2 जा 4, 2 + 1 यानी कि 3/4, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे आ गया a/2 बराबर 3/4। 2 का 2 बार में चला जाएगा तो a का वैल्यू कितना आ गया 3/2 और या 1.5, ठीक है। दोनों में से कोई भी आपका जो भी ऑप्शन दिया होगा वही होगा आपका आंसर। समझ में आया? आसान सा सवाल था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ट्रिग्नोमेट्री का ही सवाल था, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। ये एक और सवाल है ट्रेन को लेकर के, ठीक है ना, और ये आज का आखिरी सवाल रहेगा, तो ध्यान से देखिएगा, ठीक। और दोस्तों सेशन एंड करने के पहले मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा सेशन पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ताकि जो भी बच्चे हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं इस सवाल को कि सवाल क्या कह रहा है, ठीक। ये आपका ट्रेन से रिलेटेड सवाल है, थोड़ा 1 सेकेंड रुकिएगा, 1 सेकेंड बस, हाँ ठीक है ना। चलो देखिए सवाल क्या दिया हुआ है, दो ट्रेनों के बीच की दूरी दी हुई है 700 किलोमीटर, ठीक। दोनों विपरीत दिशा में, ठीक, क्या बोला है, विपरीत दिशा में दूरी दिया है कितना 700 किलोमीटर, और ये बोला है कि दोनों विपरीत दिशा में क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे। मतलब कुल मिला के ये है कि दो ट्रेनें हैं, ठीक है, एक ट्रेन इस तरफ चल रही है, दूसरी इस तरफ चल रही है, तो दोनों एक दूसरे से कब मिलेंगे हमें ये बताना है, ठीक। The distance between two trains is 700 km. After how much time both trains will meet each other moving at the speeds of 30 km per hour and 40 km per hour in opposite direction, ठीक है। तो घबराने की दोस्तों कोई बात नहीं है, इस तरह का सवाल जब भी आए तो एक उसका सीधे डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक होता है, क्या हमें बताना है कि समय, ठीक ना, समय बराबर क्या कर देना है, जो दूरी दिया है हम रखेंगे ऊपर, और जो चाल दिया है, ठीक है ना, चाल, एक चाल को मान लेता हूं S1, दूसरी चाल को मान लेता हूं S2, ठीक है। जब विपरीत दिशा दिया रहता है तो दोनों का हम कर देते हैं योग। समझ में आया? तो सीधे सीधे हम इसी चीज को लिख देते हैं, क्या बोला है, दूरी कितना है 700 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद चाल कितना दिया है 30, और दूसरा चाल कितना दिया हुआ है 40। अब चूंकि दोनों विपरीत दिशा में है तो प्लस कर देंगे, 30 + 40 कितना हो गया 70, तो 700/70, 0 से 0 कटा, 7 का 10 बार में, मतलब आंसर क्या हो गया 10 घंटा। कहने का मतलब कि 10 घंटे के बाद दोनों ट्रेनें आपस में एक दूसरे से मिलेंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों सवाल था, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स जरूर बना लीजिएगा, मतलब एटलीस्ट कि आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आगामी शिफ्ट्स में ये सवाल आने वाले हों तो आप इसको आसानी से कर ले जाएं। तो दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार इस चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट जिन भी लोगों का एग्जाम्स है MP पटवारी का आगे में, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस फ्रॉम माई साइड, आपका सिलेक्शन हो, ठीक है। तो इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए, और आप जो भी सोचे हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।